जय राम जी की। लीजिए, आज फिर हम लाए हैं कहानी किस्मत की का भाग 3। कहानी किस्मत की का भाग 3। मैं क्यों चला रहा हूं कहानी किस्मत की? इसलिए नहीं कि मेरे पास कोई बैठे थे, वो बता रहे थे, कल बैठे थे, उन्होंने कहा जी आप मेहनत करते हो, बनाते हो और फिर इसको डिस्प्ले करते हो, और डिस्प्ले करने में 1 पैसा 2 पैसा कुछ तो खर्चा होता है। ये बहुत बड़ा खर्चा होता है। नंबर 2, सिर्फ इतना याद रखें कि मेरा इसमें एक स्वार्थ है। वो स्वार्थ ये है कि जो लोग कहते हैं कि ज्योतिष नहीं होता, जो लोग कहते हैं ये कोरी कल्पना है, ये उनको जवाब है। मैं नहीं जानता मेरे इस कार्यक्रम से कितने लोग इसके विद्वान बनेंगे, कितने लोग इस विद्या को जान पाएंगे, मगर ये ज़रूर जानता हूँ मगर ये ज़रूर जानता हूँ कि जो भी जान गया, सीख गया, वो एक विद्वान बन के निकलेगा। मैं चाहे विद्वान हो ना हो, मास्टर जो होते हैं उनके बच्चे डीसी बनते हैं, कोई कलेक्टर बनता है, कोई मंत्री बनते हैं, कोई कुछ बनते हैं। मास्टर जी वही मास्टर जी होते हैं। तो मैं अपने आप को एक मास्टर होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते आपको ये ज्ञान बांट रहा हूँ। सीखिए दिल से, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ कि जब हम हाथ देखें तो हमारा हाथ देखने का तरीका क्या है। लड़की का कहते हैं कि बायां देखो और लड़के का दायां, मगर दायां बायां दोनों देख सकते हैं। लड़की का बायां इसलिए, दूसरा इसका साइंटिफिक रीजन समझो, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव। दोनों जब मिक्स होते हैं तभी स्पार्किंग होती है, और तभी कई मुद्राएं एक हाथ से बनती हैं। जो तंत्र को जानने वाले होते हैं, जब योनि मुद्रा का निर्माण होता तो दोनों हाथों से होता है। समझ आ गई? इसलिए शक्ति का जहां संचार करना है, जहां अपनी शक्ति के बारे में भी जानना है, उसके लिए स्त्री का वहां दायां हाथ और पुरुष का बायां हाथ देखना। लड़की का, सॉरी, स्त्री का बायां और पुरुष का दायां हाथ देखना। ठीक है? सबसे पहले जजमान आया, आपने बायां दायां हाथ देखा, उसको बड़ी गहराई से, बड़ी सोच के समझ के उसका अवलोकन करो। मजाक ना बनाना। करके फिर अंगूठे को देखो। अंगूठा शक्ति का, मन का प्रतीक है, इच्छा शक्ति का प्रतीक है, और सीधा मस्तिष्क से कनेक्टेड है। अंगूठे के बारे में बेटा देखो। फिर चौथी चीज, हथेली की कोमलता देखो कि सॉफ्ट है, कठोर है, कितनी गांठें हैं ऐसे उंगलियों में। इन सब का वर्णन करो। अपना एक कागज बनाओ, उस पर लिखते जाओ। वो आपकी कुंडली बन रही है। फिर हथेलियों की बनावट देखो कि कैसी बनी हुई है हथेली। मैं आपको बनावट के बारे में बताऊंगा, तब आप मात्र हथेली देखने से ये बता दोगे ये व्यक्ति विद्वान है, ये व्यक्ति मूर्ख है, ये व्यक्ति कम अकल है,
ये व्यक्ति जिद्दी है और ये व्यक्ति कातिल होगा। इसलिए हाथ की बनावट देखना बहुत जरूरी है। समझ गए? तो हथेलियों की बनावट हमें कम से कम 70% हमारा भविष्य बता दे, नेचर बता दे। उभरी हुई या दबी रेखाएं। उभरी हुई का क्या अर्थ है? दबी हुई रेखाओं का क्या अर्थ है? ये जरूर जान लेना। जब आप ये जान लोगे, फिर हथेली का रंग देखो। देखो, उभरी रेखा और दबी हुई रेखा किस रंग की है? ब्राउन रंग की है, रेड रंग की है, फीके रंग की, किस रंग की है? ये जानना बहुत जरूरी होता है। ये नहीं है उठाया हाथ और यूं देखना शुरू कर दिया, मजाक नहीं। ये विद्या है। इस तरह मजाक करने का मतलब है आप मजाक उड़ा रहे हैं वेदों का, आप मजाक उड़ा रहे हैं वैदिक विद्याओं का। ठीक? तो हथेली का रंग देखना है। 7वां पॉइंट, लाल रंग की है, अत्यधिक लाल है। पीले रंग की हथेली है, रूखी सूखी उभरी पत्थर जैसी हथेली है। किस तरह की हथेली है? जैसे ही आप हथेली पकड़ते हो, आपको 60% 50% व्यक्तित्व के बारे में पता लग जाता है। वो विद्या सिखाने जा रहा हूं। तो हथेली का रंग जरूर देखना है। मैंने बताया पहले लड़की का हाथ और पुरुष लड़के का दोनों दायां बायां हाथ देखना है। उसके बाद मैंने आपको बताया अंगूठा देखो। अंगूठे के बाद हथेली की कोमलता और कठोरता देखो। इसको देखने के बाद हथेली की बनावट देखो। हथेली की बनावट देखने के बाद उभरी हुई है या दबी हुई रेखाएं हैं ये, इसके बारे में जरूर जान लो। जब इनको जान लोगे तब फिर देखो यार हथेली किस रंग की है। मैंने बताया ना कई रंग की हथेली। एक चीज बताऊंगा, समझाऊंगा। फिर उंगलियां देखो। हथेली और हथेली की बनावट देखो। चौड़ी हथेली है, संकरी हथेली है, मोटी हथेली है कि अत्यधिक चौड़ी हथेली है। ये सब हथेलियों के अलग अलग वर्गीकरण है और प्रत्येक वर्गीकरण का अपना अपना गुण होता है। समझ आ गए? फिर मैंने अभी आपको बताया दायां बायां दोनों का अंतर। दाएं को भी देखो, बाएं को भी देखो, उससे पता लग जाएगा पूर्व जन्म और वर्तमान। और अगर आप दोनों रेखाओं को यूं मिलाओगे तो बहुत सारी चीजें आपको पता लग जाएगी। ये चीजें सारी मैं सिखाऊंगा। मैं पूरा कल्पना करके नहीं कह रहा। बस आप जुड़े रहेंगे, देखते रहेंगे इस कार्यक्रम। ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताओ, ज्ञान है। मेरी बात समझ आ गई? बिना टिकट का ज्ञान बांट रहा हूं यार। अच्छा, फिर त्वचा कैसी है? समझ गए? नाखून चौरस है, लंबे हैं, आयताकार है, वृत्ताकार है, अंडाकार जैसे हैं, स्क्वायर है। किस टाइप के नाखून है? फिर कलाई का परीक्षण करो। ये कलाई, यहाँ कितनी रेखाएं, कलाई की पकड़ कैसी है? ये जो मणिबंध है, मणिबंध का क्या रोल होता है? जिंदगी में मणिबंध का बहुत बड़ा रोल है। पूरी किताब है। तभी तो कहा था नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। अरे भाई, मुट्ठी में है तकदीर मेरी, बताना मेरा काम है। फिर रेखाओं का इससे पहले पूर्ण ज्ञान प्राप्त करें। अनाड़ी नहीं बनना।
मैं आपको बताता, मुझे किसी बहुत बड़े मंत्री थे, उनके घर में कोई अनुष्ठान के लिए बुलाया गया था। बुलाते थे, मैं जाया करता था, और बहुत सम्मान मिलता था। एक दिन उनके सेक्रेटरी का फ़ोन आया कि महाराज जी आना पड़ेगा। मैंने कहा बोलो क्या बात है। कि एक घर पे एक और पंडित जी आए हुए, कुत्ते का कुत्ता बैरी। वो कह रहे हैं भाई ऐसे ऐसे सूंघ रहे हैं, वो आपके बारे में उनको पता है। वो कह रहे हैं यार ऐसा है, मुझे इस घर में से ना शमशान की स्मेल आ रही है। तो मंत्री जी जानते थे कि ये पाखंडी ड्रामा कर रहा। मंत्री जी ने कहा अच्छा आप वो भारद्वाज जी को जानते हो? ये बच्चा है हमारा, हम बोलना नहीं चाहते, बच्चा है हमारा। मंत्री जी ने कहा अच्छा भाई ठीक है, मुझे अपने सेक्रेटरी को बोला फ़ोन करो, ये घर की बात है। बोला घर बुला लो। मैं घर आया, आके बैठ गया। किसी ने मेरा नाम इंट्रोड्यूस नहीं किया, किसी ने नमस्ते नहीं की, वो सब पहले से प्लान था। और मैं आके चुपचाप बैठ गया। तो फिर मंत्री जी ने कहा तो महाराज जी आप कौन सा अनुष्ठान करो? कहते जी क्या, मैंने सबसे पहले तो ये जो शमशानी विद्या उस पंडित ने फेंकी है, उस विद्या को खत्म करूंगा। कि ये कैसे साबित करोगे कि शमशानी विद्या होती है? बोला जी हम तो स्मेल से बता देते। अगर वो शख्स कभी मौका लगा मेरे सामने आया तो उसके जिस्म से धुआं निकलना शुरू हो जाएगा। या मेरी हंसी छूट गई। तो मुझे कहते हैं वो, अरे महाराज आप क्यों हंस रहे हैं, हम तो उनकी बात कर रहे हैं भारद्वाज जी की। मैं कहा यार मैं तो बहुत छोटा आदमी, आप किनके साथ मेरी बात कर रहे हैं? भारद्वाज जी तो बहुत बड़े आदमी हैं, मैं तो मामूली सा एक आदमी हूँ। मैं कहा जब भारद्वाज जी को आपने देखा, अरे यार बच्चा है। फिर वही बात, मैंने बोला, मंत्री जी खड़े हो गए और घुमा के थप्पड़ मार दिया। वो सारे चक हो गए एकदम, लुल्लू के पट्टे, यही तो है भारद्वाज जी। ठीक, मैंने हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के मैंने बताया ये जो रेखा है ये पाखंड की रेखा है, ये ज्ञान नहीं दे लेने देगी। मैंने बेटा एक काम करो, भारद्वाज को कोई न करने वाली चीज नहीं है, ज्ञान सीखो बेटे, और कहीं पर भी जाओ अपने ज्ञान का डंका बजाओ, बातों से नहीं। ठीक, क्षमा मांगी। और आप हैरान होंगे कि मैंने उनको विधिवत बहुत चीजें सिखाई, और आज मैं कह सकता हूँ कि उनको नॉलेज है, उन्होंने मेहनत की है। फिर दोपहर का समय हो, कड़कती लू चल रही हो, बंदा बाहर से आए, पसीना पसीन हो, हाथ नहीं देखना, रात का समय हो, अंधेरा हो रहा हो, रात नहीं देखना। क्यों हाथ नहीं देखना? क्यों? दोपहर को क्या होता है, जब आदमी बाहर से आता गर्मी तो लाल हाथ हुए होते, चेहरा लाल होता गर्मी। तो क्या है, हाथ के रंग में फर्क आ गया, रेखाओं के रंग में फर्क आ गया, तो सही भविष्यवाणी करने में कठिनाई होगी। रात को क्यों नहीं देखना? बहुत बारीक रेखा है यहाँ, कहीं शंख है, कहीं चक्र है, बहुत रेखा है इधर, पदम है, कई निशान होते हैं, और बिल्कुल धागे से भी पतली पतली रेखाएं होती हैं,
जिन्हें फिंगरप्रिंट्स बोलते हैं, वो हमारे भाग्य के बारे में बताने के लिए बहुत जरूरी होती है। वो जो रेखाएं हैं, उन रेखाओं को कैसे देखोगे जब रात हो गई और थक गया होता आदमी, रेखाओं का रंग बदल चुका होता है, तो प्रेडिक्शन गलत हो सकती है। कोई काम करके आया, थका हुआ है, बहुत टायर्ड है, फौरन उसके बाद नहीं देखना। दिमाग ठंडा हो जाए, मन शांत हो, बेटा तभी हाथ देखना चाहिए। अब देखें किस तरह से। आप हाथ देखने वाले के पास इस तरह बैठे कि हाथ पर साफ और अच्छी रोशनी पड़े। नहीं तो लैंप होते हैं, मैजिक लैंप होते हैं, फोकस लैंप होते हैं, कई तरह के लैंप। हमारे पास तो लेंसों में भी लाइट अरेंजमेंट है और फ्रेम है जिसमें हम हाथ रखते हैं और ऊपर से बैठ के उसको देख सकते हैं। कहने का मतलब है हाथ पर साफ रोशनी पड़े, एक एक रेखा दिखे, मैग्नीफाइंग ग्लास आपके पास हो, बस उससे हाथ देखना शुरू करें और उसे कहें जाइए आप हाथ धो के आइए। जब बिल्कुल हाथ धो ले, साफ कर ले, तब आप उसका हाथ देखना शुरू करें। किसी और को साथ ना बिठाएं। मेरे पास कई बार लोग जन्म पत्र दिखाने आते हैं और हस्तरेखा दिखाने लगते हैं। बहुत व्यक्तिगत बातें होती है, जब हम बताते हैं तो दूसरा क्यों सुने। इसलिए ज्योतिषी का फर्ज है कि दूसरे को कहे कृपया बाहर जाइए, मुझे इनसे कुछ व्यक्तिगत प्रश्न पूछने हैं। नम्र निवेदन है कि आप बाहर जाएं ताकि मैं इनका हाथ देख सकूं। समझ आ गई। उसकी गोपनीयता भी बनी रही और जजमान के दिल में ये आ गया कि यार इसको हाथ दिखाने जाते हैं, ये गोपनीयता बना के रखता है। मैंने जैसा बताया, हाथ साफ करके देखें। सूर्योदय के समय या उसके बाद हाथ देखना बहुत उचित रहेगा। दिन की थकावट के बाद या शाम को नहीं। मैंने जैसा भी कहा, हाथ साफ करके दिखाएं। मैंने जैसा भी आपको बताया, भय, तनाव, भ्रम में हाथ ना दिखाना। कलर हथेली का बदल जाता है, बहुत सारी रेखाएं फूल जाती हैं, हाथ फूल जाता है और वो जो तत्व है वो प्राप्त नहीं होता। शराब का सेवन करके हाथ ना देखें, आप भी और जजमान। अगर जजमान ने शराब पी रखी है, राम राम कह दो। स्वतः भी शराब पी के हाथ नहीं देखना। वैसे तो ब्राह्मण अगर असली है तो शराब पिएगा नहीं। दूसरा, ब्लड प्रेशर अगर किसी को है, उसका हाथ ना देखें उस टाइम। ये देखेंगे कि ब्लड प्रेशर इसका नॉर्मल है, तब श्रद्धा भाव लेकर जाए। जिसके पास भी कोई हाथ दिखाने जाए, बड़े विश्वास के साथ, श्रद्धा रख के, ये सोच के कि यार मैं अपने भविष्य के बारे में जानने के लिए जा रहा हूं और ये ब्राह्मण ब्रह्मा जी की लिखी हुई पुस्तक में मेरे भविष्य को लेकर झांकने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे इसको सम्मान देना चाहिए।
हाथ दिखाने आए व्यक्ति के हाथ का एकदम स्पर्श ना करना। क्यों? आपने सामने आए व्यक्ति के हाथ का एकदम स्पर्श किया, आपकी विद्युत धारा फौरन उसके शरीर में जाएगी। ये मजाक नहीं है। आज तो कोरोना हो गया इसलिए लोगों ने नमस्ते शुरू कर दिया, यही प्रथा है। तो एकदम किसी का हाथ नहीं पकड़ना, उसकी मौलिकता खत्म हो जाएगी उसके हाथ की। पहले हाथ को उल्टा करो, उल्टा करके हथेली देखो, उससे आपको हाथ की बनावट पता लग जाएगी। ये भी पता लगेगा मसल हाथ है कि नसें निकली हुई है, गांठें कितनी है, बहुत चीजें उससे पता लग जाए। आकार का पता लगेगा। फिर उंगलियों का, उंगलियों के पर्व का, पर्व मैंने बताया ना, ये उभरे हुए जो पोर्शन, इनका, उंगलियों का पर्व का आप अध्ययन करें। नीचे से ऊपर की ओर देखना शुरू करें, नीचे से ऊपर की ओर, मने बंद से हाथ को ऊपर की ओर देखना शुरू करें। उंगलियों के सिरों पर शंख चक्र कैसे होते हैं, ये बड़े जरूरी होते हैं देखने के लिए। पद्म होता है, कई प्रकार के निशान है, वो मैं सारे बताऊंगा आपको, वो देखने आपने। और उससे भविष्य कथन करने में बहुत लाभ होगा। और एक ब्राह्मण सबसे पहले हाथ जोड़ के मन में कहे, हे प्रभु, तेरी हस्तलिखित किताब में मैं झांकने की कोशिश कर रहा हूं। हे मेरे राम जी, मुझे इतना सामर्थ्य दो कि जो मैं भविष्यवाणी आज करूं सही हो। इसलिए नहीं कि मुझे कुछ नाम मिले, सिर्फ इसलिए कि लोगों का अटल विश्वास, अटूट विश्वास वेदों की वर्णित इस विद्या पे रहे। इस प्रार्थना के साथ भगवती से आशीर्वाद लेकर आप हाथ देखना शुरू करें। समझ आ गई? अब हाथ में मैंने एक चीज और बताता हूं। हमारा सारा शरीर, मैंने उस दिन बताया था, हमारे हाथ में होता है। दायां हाथ, बायां हाथ, मतलब दायां हाथ और बायां हाथ, ये कहां कहां पर है? दायां पैर, बायां पैर, ये कहां पर है? देखिए, ये तर्जनी पे चले जाओ, इसके ऊपर का जो पोर्शन है, ये दाई भुजा का, दाई भुजा राइट हैंड के कंधे को, ये राइट हैंड के कंधे को बताएगा। कैसा कंधा है? यहां पर कोई दोष का निशान आ जाए तो छूटते ही पता लग जाता कि इसको कंधे में प्रॉब्लम होगी। फिर यहां पर आ जाओ, बाजू, कि दाएं हाथ का बाजू कैसा होगा, यहां से पता लगता। दाएं हाथ की कलाई कैसी होगी, उसमें कोई समस्या तो नहीं। रिस्ट ढंग से ट्विस्ट होती है कि नहीं, ये देखना बहुत जरूरी है। ये इस पोर्शन से पता लगता है। मैं ये क्यों बता रहा हूं? ये बेसिक है ABCD। आप ABCD अगर सीख लेंगे तो मैं आपको बोलूंगा तर्जनी की तीसरे पर्व पे यह निशान है तो इसका मतलब ये है। आपको पता ही नहीं होगा तो आप यूं देखते रह जाओगे। अगर आपको पता होगा कि मैं किस कंटेक्स्ट पे बोल रहा हूं तो फट समझ जाओगे। बाई भुजा, ये कंधा है, ये भुजा है, ये कलाई। जैसे कई लोगों के शोल्डर सो जाते, थक जाते, जिन्हें फ्रोजन सोल्जर्स भी,
शोल्डर्स बोलते हैं। यहां से पता लगेगा दाएं का और बाएं का निशान होता वो। अगर वो आ गया तो जोशी देखते बताएगा इसका कंधा फ्रोजन है। ये दायां पैर जांग के बारे में, जो थाई है वो ये है। पिंडलियों के बारे में ये जगह बताती है। पैर के बारे में, पंजे के बारे में ये बताती है। और तीनों को स्टडी करो तो दायां पैर मालूम होता है। तो यानी कि सूर्य की उंगली अनामिका से जांग, पिंडली और पैर, दाएं पैर का पता लगता है। बायां पैर जांग, पिंडली और पैर कहाँ से? कनिष्ठिका से। तो मैंने आपको दायां पैर, बायां पैर, दाई भुजा और बाई भुजा के बारे में बताया। मैं जैसे कई बार कह चुका हूं कि अंगूठा ब्रेन को बताता है। तो ये जो ऊपर का पोर्शन होता है, दैट इज अ कंप्लीट बुक ऑन ब्रेन। ये मुंह के बारे में बताता है। तीसरा पोर्शन जो है वो गले के बारे में बताता है। ये पेट के बारे में यहां से पता लगता है। कॉन्स्टिपेशन है, गैस्ट्रिक है, पेट में कोई अल्सर है, फोड़ा है, कोई परेशानी है, ये पोर्शन देखने से पता लग जाता। कमर, कमर के बारे में यहां से पता लगता है। सेक्सुअल ऑर्गन यहां से पता लगता है। तो पता लग जाता है यार ये वीक है सेक्सुअली या ये स्ट्रांग है, ऐसा पता लग जाता है। मैंने राशि के बारे में बताया था। तर्जनी में मेष, वृष, मिथुन, यहाँ कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु और मकर, मीन, मकर, कुंभ और मीन। लोग भी बड़े प्रोग्राम को ढंग से देखते हैं और छोटी छोटी गलतियां पकड़ लेते हैं। कुछ गलतियां मैं जान के करता हूं। जैसे किसी ने मेरे को कहा, मैंने कुछ प्रोग्राम में बोला था कि दुर्योधन अंधा था। अंधा तो कोई और था, धृतराष्ट्र। उन्होंने फट से मुझे कहा कि भाई महाराज आपने तो दुर्योधन को अंधा बताया। मैंने कहा मैंने सही बताया। उसके पिता ने, जो कि अंधा है, बलात्कार नहीं किया। भगवान कृष्ण को प्रणाम करता है, वो जानता है ये भगवान है। पुत्र मोह है तो सबको होता है। दुर्योधन आंखों वाला है। शकुनी कहता है जब कृष्ण चाहते हैं उनके पास, मांगो क्या मांगना, 7 अक्षौणी सेनाएं मांगनी है कि मुझे मांगना, मेरे बारे में याद रख लो, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। वो कहता तेरे से क्या लेना, चल अक्षौणी से। आगे शकुनी को बताते, शकुनी माथे पे हाथ मारा, बेवकूफ, उसी के साथ तो सारा खेल है। मांगा क्या तूने, सेना। जैसे जब जंग हुई तो अर्जुन ने अपना बखान किया, प्रभु मैंने तीर मारा, भीष्म पितामह का तीर, रथ इतना पीछे खिसक गया, ये करा, वो अपना बखान मार रहा था। भगवान कृष्ण हंसे कि अर्जुन, रथ की ध्वजा को देख। ध्वजा को देखा तो उस पे बजरंग बली जी का चित्र था। बोला बेवकूफ, फौरन रथ से नीचे उतर जा। जब जीत गया ना तो अब रथ से नीचे उतर जा। क्यों? मैं बता रहा हूं ना, जितनी जल्दी उतर सकता उतर जा। और उतरते ही रथ से दूर चले जा। भगवान कृष्ण और अर्जुन रथ से नीचे उतरते और दूर चले जाते।
चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं, जैसे ही पताका में से हनुमान जी निकल जाते। उन्होंने कहा हनुमान जी जहां मौजूद हो और भीष्म आपके रथ को 1 फुट या 2 फुट हिला दे, स्वयं कृष्ण बीच में बैठे हैं। कितने बड़े धुरंधर वो व्यक्तित्व है अर्जुन, तू नहीं समझेगा। ठीक इसी तरह जब ईश्वर की अनन्य कृपा होती है, ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है, तब बेटा सब काम कंप्लीट हो जाता। देखिए ये जो जगह है, ये गुरु भले मैंने आपको बताया था, ये जो रेखा नीचे जाती है अंगूठे के साथ, ये उत्साह रेखा है। इस पे आड़ी ऐसी रेखाएं, ये चिंता रेखा है, लाइन ऑफ थिंकिंग। किसी किसी हाथ में ये रहस्यमय क्रॉस बना होता है। रहस्यमय क्रॉस, इसका क्या मतलब है ये भी मैं आपको बताऊंगा। बुध के नीचे से रेखा निकलती है, ये बुध रेखा, और इसके साथ ऐसे अंडाकार रेखा बने, इसे हम बोलते हैं प्रतिभा रेखा। और इसके नीचे ये काटती हुई लाइनें हैं, ये पर्यटन रेखा, घूमने फिरने की रेखा है। यहाँ से पता लगता है कितना घुमक्कड़ है, और यहाँ से पता लगता है विदेश जाएगा कि नहीं जाएगा। यानी कि इसलिए मैं बोल रहा हूँ हाथ का मतलब बहुत बड़ा है। हाथ से ही जन्मपत्री का निर्माण होता है, हाथ से ही जन्मपत्री का निर्माण होता है, हाथ के द्वारा आपके लिए कुंडली मिलान होता है, हाथ में ही कुंडली के ग्रहों और घरों का निवास होता है, हाथ में ही राशियां मैंने बताई, हाथ में नदियां बताई, हाथ में ही सारे के सारे नक्षत्र विद्यमान है। आप अगर देखेंगे अभिजीत है, यशत विशाख कनिष्ठाषाढ़ और पूर्वाषाढ़ उत्तराषाढ़ अभिजित, मूल ज्येष्ठ अनुराधा, चित्रा स्वाति विशाखा, रेवती उत्तरा भाद्रपद पूर्वा भाद्रपद, ये आद्रा मृगशिरा अश्विनी, हस्त भरणी कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी पूर्व फाल्गुनी, मघा पश्चिम में श्लेषा और पुष्य नक्षत्र और पुनर्वसु, यहाँ पर आद्रा नक्षत्र। ये नक्षत्र बताए मैंने, इसको नोट कर ले। क्यों बताए? जब रोगों पे आओगे ये अमृत का काम करेंगे, उस समय रोग का निदान करने का काम करेंगे। ये बहुत गुप्त चीज है, मैं आपको समझाऊंगा। बहुत सारे ज्योतिषी हैं जो, मैं बोलता नहीं हूँ, मैं सेमिनारों में जाता हूँ, मैं ना यूं करके बैठा, तो मुझे कई बार लोग कहते हैं आपका तो ऐसे लगता है कि गिर जाओगे अभी सीट से, आंखें बंद करके झूमते हो, पर जब बोलते हो तो एकदम होश में आ जाते हो और खड़े होकर 1-1 घंटा बोलते हो। इसलिए नहीं है, मैं उनकी बेवकूफ़ियों की स्टेटमेंटें भी सुनता, विद्वानों की भी और अनाड़ियों। कुछ लोग नक्षत्रों पे बोलते हैं रोग दोष निकालने में, मगर वो रोग दोष 90% काल्पनिक है। काल्पनिक का मतलब एस्टिमेटेड। मैं जो ये तरीका बताऊंगा आप अपने मुंह से कहोगे ऐसा मैंने नहीं सुना। ये दिशाएं बता दूं, ये पूर्व है, ये दक्षिण है, ये उत्तर है, ये हमारी
पश्चिम दिशा है, हाथ में दिशाओं का ज्ञान, हाथ में राशियों का ज्ञान, हाथ में मैंने आपको नक्षत्रों का ज्ञान भी बता दिया। देखिए, कुछ हाथ वर्गाकार होंगे, ये वर्गाकार हाथ है, लंबाई चौड़ाई बराबर। अगर ऐसा वर्गाकार हाथ हो, व्यक्ति ईमानदार होगा, व्यवहार कुशल होगा, भावुक होगा, शिष्ट होगा, धार्मिक सदाचारी होगा, शांति प्रिय होगा, सात्विक होगा, तर्कशील होगा, धैर्यवान। वे अंधविश्वासी नहीं, तर्क की कसौटी के बाद करते हैं यकीन, नाखून छोटे और चौकोर, श्रेष्ठ हाथ, प्रगति करें, सफल उद्योगपति बने, समाज सेवी, नेता, सन्यासी, समाज का नेतृत्व करते हैं, व्यसनों से दूर रहते हैं, स्वयं नियंत्रण में न रहकर दूसरों को रखना चाहते हैं। ऐसा हाथ मैंने इसलिए बताया था कि हाथ का बनावट, हाथ का आकार देखना कितना जरूरी। प्रारंभिक हाथ देखने में साधारण, मानसिक स्तर काफी ऊंचा, काफी कम, हाथ की बनावट बेडौल, खुरदरा, भारी, उंगलियां छोटी, पिछले भाग में बाल अधिक, उद्देश्य रोटी कमाना मत और कुछ भी सोचते नहीं, रोटी, कपड़ा, मकान, तामसिक प्रवृत्ति, हिंसक, मानवता विहीन, वे व्यक्ति श्रम नहीं कर सकते। ऐसा व्यक्ति का आप हाथ देखोगे, आप कहोगे ये मेहनत नहीं कर सकता। ऐसा हाथ अर्धविकसित मस्तिष्क, जीवन भर बालक जैसी हालत, खराब आकृति, अपंग, मोटी हथेली, नरम, उंगलियों से लंबी, आम तौर पर चौड़ी, अंगूठा ऊंचे में स्थित, जैसे हथेली की चौड़ाई कम, अंगूठा छोटा, थुलथुला, भद्दी आकृति वाला, सामान्य आकार की उंगलियों के आधे से मुश्किल से बड़े, और जो इसके पोरवे हैं वो मुड़े हुए, तुड़े हुए, सिर गोल होगा और भद्दा होगा। इसे बोलते हैं, ठीक है जी, जड़ बुद्धि, मूर्ख का। हस्त के पिछले हिस्से को करपृष्ठ कहते हैं। ऐसे देखो, ज्यादा रोंबा नसे ना, निर्धनता होगी। चिकने सर्पाकार ऊंचे उठे हुए, सर्पाकार फैले हुए होते, नसें नहीं दिखती, ऐसे व्यक्ति केंद्रीय मंत्री, संसद सदस्य, उच्च अधिकारी। देख लेना कभी इनका हाथ। स्त्रियों के हाथ में अत्यधिक रोग, नसें स्पष्ट, ऐसी स्त्री पति सुख से वंचित होगी। स्त्रियों के कर पृष्ठ ऊंचे उठे हुए, रोम रहित, मांसल, वे स्त्रियां सौभाग्यशाली होंगी और सम्मान पाएंगी। जिनके कर पृष्ठ भूरे, हल्के रंग के रोम है, मृदु स्वभाव के, पर आलसी, बाल काले, अगर तो अति उग्र होंगे, अनंग प्रिय होंगे, इनमें ईर्ष्या बहुत अधिक होगी। छोटे बाल, मोटे लाल, प्रतिशोध की भावना होगी, अधिक स्वभाव से क्रूर होंगे, प्रत्येक हालत में वासना पूर्ति करते हैं। बाल जितने पतले व विरल, उतना ही स्वभाव मृदु व सरल। मोटे काले क्रूर, मोटे लाल हो गए, काले हो गए तो क्रूर, विरल या पतले हैं तो सरल। यदि कर पृष्ठ पे मोटे या काले बालों का झुंड हो, हिंसक, हृदय से कठोर, बाल कोमल पतले विरल है, व्यक्ति सरल तथा भावना प्रधान। मैंने
एक व्यक्ति को देखा है, जब वो हाथ यूं करते हैं तो उनके हाथ पे ऐसे लगता है जैसे रंग मार रखा काला, इतने काले बाल हाथ पे। जरूरत से ज्यादा वो व्यभिचार में संलग्नित रहते हैं। हत्यारा ऐसा हाथ होगा, टेढ़ी उंगल, मोटा गुत्था, फुलफुला सा, भारी मोटी हथेली, रंगत में लाली, औसत से चौड़ी, उंगलियां भद्दी छोटी, कड़ी टेढ़ी मेढ़ी, अंगूठे का पहला और ये हिस्सा थुलथुला, दूसरा पौर बहुत छोटा। ऐसा आदमी मर्डरर होता है। अब आपने देखना है, जो समदर्शी है, देखो भावुक औरत ऐसी, गोमक्कड़ औरत ऐसी, घरेलू औरत ऐसी, प्रीशमी औरत ऐसी, तुनुक मिजाज ऐसी, और स्वप्नदर्शी औरत ऐसी। उनके हाथ ऐसे होंगे। ये रटने हैं, मैंने तो बता दिया, मुझे रटे हुए, मेरी ना फिक्र करो, मगर आपने रटने। कर्मठ हाथ, शरीर का श्रम ऐसा अगर हाथ होगा, कर्मठ होगा, मानसिक क्षमता भी रखेगा, सदा खोजबीन में रहेगा, व्यापारिक, भावुक नहीं, ज्यादा खूबसूरत नहीं, हथेली मांसल होगी बेशक, भागेगा नहीं, स्वतंत्र स्वभाव का व्यक्ति, अपने काम में लगा रहता है, इंटरफेरेंस नहीं चाहता, तांत्रिक, तरक्की योग, डॉक्टर, इंजीनियर कामयाब होते हैं, और जिज्ञासु प्रकृति के लोग होते हैं। कलात्मक हाथ, सुंदर पर जिंदगी असफल, भागने वाला, असफल प्रेमी, लंबा, नोगीला, अत्यधिक कोमल, स्त्री जैसा हाथ, नाखून लंबे बादामी, गुलाबी नाखून, ऐसे लोग संगीतकार, कलाकार हो सकते हैं। शौकीन प्रवृत्ति के, विलासतापूर्ण जीवन जीने की चाह, भावना प्रधान, जीवन प्रेममय, जीवन कलहपूर्ण, असफल व्यवहारिक, जीवन में कुछ कला के माध्यम से धन कीर्ति अर्जित करने में सफल होते। अब आ जाओ दार्शनिक हाथ। प्रत्येक क्षेत्र में ऐसे लोग सफल होते। आर्थिक पृष्ठ भी मजबूत होता है, गौरवशाली होते, जो भी काम है सोच समझ कर कदम उठाते, जो निर्णय लिया पक्का, आत्मशक्तिवान होते, वर्गाकार उंगलियां होती, धनी और धैर्यवान होते, नुकीले अगर उंगलियां हैं, संत होंगे, त्यागी प्रवृत्ति के व्यक्ति होंगे। आदर्श हाथ कैसा होगा? व्यवहारिक जगत में सफल, निष्ठावान, सिद्धांतवादी, लगन वाले, हाथ सुडोल, त्वचा का रंग गुलाबी, कोमल, इच्छा शक्ति बहुत, वो एक बार शुरू करते हैं पूरा कर लेंगे। कार्य में अति के कारण समाज में तिरस्कार भी, कल्पनाशील ज्यादा, धन संचय नहीं, पूर्ण खर्चा करके ही शांति पाते हैं, खर्चीला, पैसे की तंगी के कारण कई बार भूखे रहते, अंतिम भाग जीवन का बहुत कष्टमय होता है। मिश्रित हाथ, अपना कुछ भी नहीं, जिससे प्रभावित उसी के पीछे चल पड़े, कभी कभी स्वार्थी, इस कारण ऐसे लोग असफल, दुखी और दरिद्र होते हैं। ये मैंने हाथों के आपको आकार बताए। क्यों बताए? आप कर्मचारी देख रहे हो, आपने उसका हाथ देखा, आप अपनी बेटी के लिए कोई लड़का देख रहे हो, बेटे के लिए बहू देख रहे हो,
आपने ये नहीं कि हाथ दिखा, आपने ऐसे उसकी नज़र उसके हाथ पर और पाँव पर। बहुत सारे मैं टोट के आपको ऐसे बताऊंगा कि ये आज्ञाकारी होगी, ये बोलेगी तो नहीं, या शांति तो नहीं करेगी। ऐसे लोग लाभ देते हैं, तब उनके हाथों को देखने का फायदा होता है। समझ आ गई बात? ये है इसका हाथ देखने का मतलब, आकार देखने का मतलब। आप ये 8-10 हाथ ही रट ले ना दिमाग में, तो ऐसे हाथ पकड़ के आप बता दोगे यार ये कैसा है। रहस्यमय हाथों का आकार है, बहुत गुप्त हाथों का वर्णन उसके आकार में हो जाता है। बस देखा कितना गूढ़ अध्ययन है, पढ़ना है, अध्ययन करना है। अब तरीका बताऊं, ये जो मैंने बताया इसके नोट्स बनाओ। कैसे सीखोगे? यारों दोस्तों को बुलाया, हाँ देखा यार, उसका उल्टा हाथ देखा, 7-2 साल लग जाएंगे, हाथ पैर मारना शुरू हो जाओगे। कम से कम 5,000-7,000 हाथ देखोगे तो भविष्यवाणियां सही होंगी। ये जरूरी नहीं है, ध्यान आपका अगर कंसंट्रेशन है, बहुत जल्दी इसको पकड़ लोगे। जो मैंने आपको पढ़ा रहा हूं उनको याद रखो। हाथों की रखी पिक्चर्स, और जिसका हाथ देखा रहे, अच्छा तेरे यार तो व्यभिचारी है, तेरे हाथ के पीछे काले बाल, मोटे बाल, और ऐसा हाथ है तेरा लाल, बहुत ज़्यादा, बहुत क्रोधी है, और माशाल्लाह तो परवाह नहीं करेगा, व्यभिचारी होगा। ऐसा बहुत चीज़ें आपको पता होंगी और आपकी तूती बोल जाएगी। आप कहीं नौकरी करने गए और वो बॉस बैठा, आपने बॉस का हाथ देखा पीछे से, ओहो इनको तो बहुत गुस्सा आता होगा, ये शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी है, तो आपको उससे बच के रहना। उसके आगे नहीं आ रहा, कहते बॉस की गाड़ी और घोड़े की पिछाड़ी ना। काहे का बॉस? कैपिटलिस्ट होते हैं, श्रूड बिजनेसमैन, उन्हें कोई मतलब नहीं है, उनका धंधा चल रहा है ना, वो सोच रहे पैसे बच गए, पैसे बच गए, अरे मजा आ गया, इसने पैसे ही नहीं मांगे, नहीं तो ये मांगता, ये मांगता, इतने सालों का हिसाब किताब मांगता, खर्चा बढ़ जाता। बेवकूफ, बदकिस्मत, बेटा कर्जा देना पड़ता है। जहां तुम्हारी आत्मा ने कह दिया कि इसका बकाया है, फाड़ के ले लेगा वो। क्यों करे वो? उसका अटूट विश्वास उस पे है, और जिस पे अटूट विश्वास है वो उसके लिए सब कुछ करेगा, काम हो जाएगा अपने आप। और जब पैसा दे रहा होगा, निकाल रहा होगा, तब समझ आएगी कि मैंने किसका मारा, किसका रोक लिया। इस तरह से बहुत ज्यादा स्वार्थी होना, वो दुखी होगा, दरिद्र बनेगा। तो हाथों से आप सामने वाले के व्यक्तित्व के बारे में, उसके बारे में पूरा जान लोगे। अभी तो शुरू है, एक एक चीज पकड़ते जाना, फिल्म की तरह ना देखना कि बोले और चले गए। अगर हस्तरेखा सीखनी है तो बेटा जो बता रहा हूं कंठस्थ कर ले, 6 महीने में, साल में रास्ते पे आ जाओगे। ईश्वर बहुत काम करेगा, एक बड़े आदमी बनो, मेरा यही आशीर्वाद है। विद्या में कामयाब हो, ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करूं।
अच्छा, फिर शनिवार को एक नए टॉपिक के साथ, और उससे पहले धर्म के ऊपर, ईश्वर में दुर्गा सप्तशती पे कुछ विशेष बताऊंगा। और शनिवार को फिर वो प्रश्नोत्तरी। ठीक, तो यार काफी टाइम हो गया, करें राम राम। आपका भी दिल नहीं करता और मेरा भी दिल नहीं करता, मुझे तो 10 घंटे बुलवाते रहो, मैं बोलता